हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। आज की इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हेल्थ से रिलेटेड, वो है निपा वायरस से रिलेटेड। और उसके अलावा भी एक दो आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निपा केसेस रिपोर्टेड इन केरला, व्हाट मेक्स दिस वायरस डेडली। तो अभी कोविड-19 के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद से अब एक नया वायरस हमें नया नहीं है, ये वायरस तो पुराना ही है। बात कर रहे हैं हम निपा वायरस की। निपा वायरस क्या है वो सारी बात इसमें समझेंगे। ये वायरस कोविड-19 वायरस के जितना तेज तो नहीं फैलता है, लेकिन WHO ने कहा है कि ग्लोबल केस फैटेलिटी रेट जो इसका है, मतलब क्या हुआ इसका कि प्रोपोर्शन ऑफ डेथ एमंग दोज हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर द इन्फेक्शन ऑफ निपा इज एस्टिमेटेड टू बी 40 to 75%। मतलब जो निपा से इफेक्ट हो रहा है उसमें 40 to 70% लोगों की डेथ रेट देखी जा रही है। अब निपा इन्फेक्शन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जिससे कि ह्यूमन इन्फेक्ट होगा किसी एनिमल के माध्यम से या कंटामिनेटेड फूड के माध्यम से। मतलब जैसे आप समझिए कि रेबीज क्या है, तो रेबीज भी एक तरह का जूनोटिक डिजीज़ ही है। अब ये डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफ़र हो सकता है और एनिमल से पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वही है फीवर है, हेडेक है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ है, कफ है, सोर थ्रोट है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, मसल पेन है, वीकनेस आ जाएगी, है ना। उसके बाद इंसेफेलाइटिस जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीजर्स आने लगेंगे और अंत में कोमा और डेथ तक जा सकता है। कैसे ये ट्रांसमिट होता है, तो पहला जो आउटब्रेक निपा वायरस का देखा गया था वो मलेशिया में 1998 में और सिंगापुर में 1999 में देखा गया था। ये जो वायरस है इसका नाम कहाँ से आता है, तो इसका नाम मलेशिया के ही एक गांव से आता है जहां एक व्यक्ति पहली बार इससे इन्फेक्ट हुआ और फिर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मलेशिया के ही एक गांव से निपा नाम निकल के आता है। अब आगे इसमें देखिए क्या बताया है। आगे बताया है द एनिमल होस्ट रिजर्वायर फॉर दिस वायरस इज़ नोन टू बी फ्रूट बैट। फ्रूट बैट जो है वो है जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसका रिजर्वायर है, मतलब वही होस्ट है इसका। फ्रूट बैट्स जो हैं वो ट्रांसमिट कैसे करते हैं अदर एनिमल से, जैसे पिग्स को, डॉग्स को, कोट, कैट, गोट, हॉर्स, शिप, इसमें ये ट्रांसफ़र कर देंगे और ये हमेशा कांटेक्ट में रहते ही हैं। डॉग्स हो गए, कैट हो गई, गोट हो गई, ये सब ह्यूमन के कांटेक्ट में रहते ही हैं, तो वहाँ से ये स्प्रेड होना शुरू होता है। जैसे ही आप इन्फेक्टेड एनिमल्स के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, उनके सिक्रीशंस के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, तो जो वायरस होता है वो आपके अंदर भी ट्रांसमिट हो जाने के पूरे पूरे चांस हैं। आगे जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि दिस इन्फेक्शन इज़ ऑल्सो नोन टू स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स इन एन इनक्लोज्ड क्राउडेड इन्वायरमेंट। मतलब एयर के माध्यम से बात हो रही है। 2018 में केरला में इसका आउटब्रेक हुआ और अभी भी केरला में ही इसका आउटब्रेक चल रहा है, तो चर्चा में है तिरुवनंतपुरम। सबसे पहले जब 1998-1999 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, तब से लेकर अब तक मल्टीपल आउटब्रेक्स इसके देखे जा चुके हैं, खास तौर पे साउथ और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बीच में। बांग्लादेश में लगभग 10 आउटब्रेक 2001 से आ चुके हैं। वैसे ही वेस्ट बंगाल में 2001 से 7 के बीच में आया। ये सब हमारे काम की जानकारी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये इन्फेक्शन जो है वो केरला में हुआ है। क्यों केरला में हुआ है ये भी जानना ज़रूरी है। केरला में इसलिए हुआ है क्योंकि जो फ्रूट बैट्स हैं इस रीजन में वो ज़्यादा हैं और वही इसको कैरी करते हैं। फ्रूट बैट्स और पिग्स, इनको आप कह सकते हैं कि यही कैरियर हैं इस इन्फेक्शन के। ख़ास तौर पे अगर बात करें तो यही रिजर्वायर भी हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, इसने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन 2018 से ही शुरू की थी जब केरला में आउटब्रेक हुआ था। डेंजरस क्या है इसके बारे में, तो सबसे पहला आउटब्रेक हम देखते हैं भारत में सिलीगुड़ी में 2001 में हुआ था। तो 45 लोग, जिसमें कि 66 लोग इन्फेक्टेड थे, उसमें से 45 लोगों की डेथ हो गई थी। मतलब मोर्टेलिटी रेट जो है वो 68% था। केरला में जब 2018 में आउटब्रेक हुआ था तो 17 पेशेंट्स, टोटल 18 लोग जो थे वो इन्फेक्ट हुए थे, 17 की मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी थी। यहाँ आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि निपा वायरस जो है वो एक जेनेटिक डिजीज़ है। ह्यूमन में डायरेक्टली एनिमल्स या कंटामिनेटेड फूड के कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट होती है। इसका जो होस्ट है वो फ्रूट बैट होता है। ब्लड, सलाइवा, यूरिन, फ्रूट
डेट, पाम सैप, एनिमल्स, इसके कांटेक्ट में जैसे ही आदमी आएगा ये बीमारी हो सकती है। इसका अब तक कोई वैक्सीन न तो एनिमल्स के लिए बना है न तो ह्यूमन के लिए बना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट वही सपोर्टिव केयर है, पैरासीटामोल वगैरह देंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है ऑपरेशन पोलो से रिलेटेड, जो कि आप पोस्ट इंडिपेंडेंट जो हमारा सिलेबस है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री उसमें आप पढ़ते हैं। 75 साल पहले इंडियन आर्मी ने इंश्योर किया था कि हैदराबाद इंडियन यूनियन का पार्ट बने। उसको लेकर जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको ऑपरेशन पोलो कहते हैं। इंडियन आर्मी ने यह ऑपरेशन लॉन्च किया था, पुलिस ऑपरेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। 18 सितंबर 1948 को जो फोर्सेस थी वो निज़ाम की टेरिटरी में जाती हैं और उस समय जो होम मिनिस्टर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उन्होंने इस मिलिट्री एक्शन को पुलिस एक्शन के नाम से बुलाया था। हैदराबाद में उस समय कुल 17 डिस्ट्रिक्ट होते थे। आज का औरंगाबाद जो अभी महाराष्ट्र में है और आज का गुलबर्गा जो अभी कर्नाटक में है वो भी इससे संबंधित थे। इसका पॉपुलेशन जो था वो मेजरली हिंदू था, लेकिन जो रूलर थे निज़ाम वो मुस्लिम थे। कोई इसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ नहीं है, फिर भी निज़ाम मीर उस्मान अली शाह का इंटेंशन था कि वो इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ जाके मिलें या फिर वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। नवंबर 1947 में निज़ाम ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया और इससे जो स्टेटस क्वो है वो मेंटेन हो गया। निज़ाम की गवर्नमेंट ने इस बात का एडवांटेज लिया, स्टैंड स्टिल एडवांटेज का, और रेगुलर फोर्स जो उनके इर्रेगुलर फोर्स थे राजकार्स के वो बढ़ाने इन्होंने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या होता है, जनरल सर एडोर्स, ये याद रखिएगा, अरब कमांडर था, इसको चीफ बनाया गया था हैदराबाद की स्टेट फोर्सेस का। अब मिलिट्री एक्शन में क्या हुआ कि ऑपरेशन पोलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया सितंबर 13, 1948 को और हैदराबाद में जाकर हैदराबाद को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया। तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो उसी से रिलेटेड है। जो इंडियन फोर्स थी उसको जो लीड कर रहे थे वो थे मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी, जनरल ऑफिसर थे कमांडिंग ऑफ 1 आर्मर डिवीज़न के, और प्राइमरी स्ट्राइक जो था वो मेजर जनरल चौधरी की डिवीज़न ने किया था। इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया था साउथ और ईस्ट स्टेट्स के द्वारा, नॉर्थ के द्वारा भी। प्राइमरी स्ट्राइक के बारे में हमें नहीं जानना है ज़्यादा, कितने घोड़े थे क्या था, ये सब हमारे काम का नहीं है। आपको जो जानना है वो ये जानना है कि आर्टिकल पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि ऑपरेशन पोलो जब हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। और जैसे ही आपको ऑपरेशन पोलो की जानकारी मिलती है आपका होमवर्क अपने आप बन जाता है कि आप जाकर पोस्ट इंडियन हिस्ट्री में कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वाला जो टॉपिक है, हाउ द इंडियन यूनियन वाज फॉर्म्ड, ये आप जाके पढ़ लें। हैदराबाद ने सरेंडर किया और जो सीज़ फायर हुआ वो सितंबर 17 को हुआ। सितंबर 18 को मेजर जनरल चौधरी हैदराबाद की सिटी में जाते हैं। मेजर जनरल एर एड्रूस जो था वो सरेंडर करता है और मेजर जनरल चौधरी को वहाँ का मिलिट्री गवर्नर हैदराबाद का अपॉइंट कर दिया जाता है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है हवलदार बचित्तर सिंह ऑफ 2 सिख वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट अशोक चक्र ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पोस्टमोसली। तो ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन आपके बन जाता है। 13 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे इसी हैदराबाद को इंटीग्रेट करने के चक्कर में। तो ये कुल मिला के बात थी। एक और छोटा सा आर्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक न्यूज़ है ये, 1 नेशन 1 इलेक्शन फर्स्ट मीट ऑफ कोविंद लेड पैनल लाइकली टू मीट नेक्स्ट वीक। आपको पता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी का जो हेड है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। तो उसके बारे में ये आर्टिकल है, आपको वो मंथली कंपाइलेशन से आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल पेज में जो आर्टिकल्स हैं उसमें से एक बार आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच।